Good morning, student. Welcome to my channel, Chawari sir. So, in the last lecture, we have discussed about the sources of power. In that lecture, we have discussed about the two types of power sources. One is AC source and another is DC source. We have also discussed about some examples of AC source and DC source. Okay. Now, in today's lecture, we have to discuss about the topic इंटरनल इम्पेडेंस ऑफ ए सोर्स. आज के लेक्चर्स में हमें पढ़ना है इंटरनल इम्पेडेंस ऑफ ए सोर्स क्या होता है. ठीक है, तो ये टॉपिक डिस्कस करने के पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि जनरेटर क्या होता है. ठीक है, चाहे वो आप एसी सोर्स लो या डीसी सोर्स लो, generator is one which produce the continuous voltage at the outputs. Suppose we have a source, this is a source, suppose it is AC source. ठीक है, and this AC source if continuously produce the voltage at its output terminal, then this source called as a generator. ऐसे इसको हम क्या कहेंगे, जनरेटर कहेंगे. ठीक है, तो जो भी सोर्स हो वो कंटिन्यूसली अगर आउटपुट वोल्टेज उसके आउटपुट में प्रोड्यूस करता है तो उसे जनरेटर कहा जाएगा. अब ये जो जनरेटर है, ये जनरेटर जो है या सभी जो सोर्सेस है, ये सोर्सेस का खुद का एक इंटरनल क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है. अगर वो डीसी सोर्स है, ठीक है, मान लो कि ये डीसी सोर्स है, तो ये डीसी सोर्स का एक खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा. अगर ये एसी सोर्स है, ठीक है, ऐसा, तो इसका भी एक खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा. उसे कहा जाता है इम्पेडेंस और ये दिखाया जाता है जेड से. ठीक है, तो ये इंटरनल इम्पेडेंस क्यों रहता है और क्या कारणों की वजह से रहता है. तो सबसे पहला कारण है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और आर्मेचर वाइंडिंग इन द अल्टरनेटर. अल्टरनेटर में हम जो वाइंडिंग यूज़ करते हैं उस वाइंडिंग को कहा जाता है आर्मेचर वाइंडिंग. तो वो आर्मेचर वाइंडिंग की वजह से या फिर रेजिस्टेंस ऑफ वायर इन द जनरेटर, जनरेटर में हम जो वायर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से वो सोर्स का खुद का एक इंटरनल क्या रहता है, इम्पेडेंस रहता है या इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है. ठीक है, अगर हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं तो आउटपुट ऑफ द आउटपुट इम्पेडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर का एक क्या रहता है, आउटपुट रेजिस्टेंस रहता है, उसे कहा जाता है इम्पेडेंस. या फिर हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते हैं रेक्टिफायर में, तो वो रेक्टिफायर में जो वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते हैं उसकी वजह से आउटपुट में एक रेजिस्टेंस रहता है, उसे कहा जाता है इम्पेडेंस. या फिर ऐसे हो सकता है कि अगर हम कोई केमिकल सेल लेते हैं तो बिकॉज ऑफ द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ पे जो हम दो रॉड यूज़ करते हैं वो रॉड की वजह से भी उसका खुद का एक इंटरनल इम्पेडेंस रहता है. तो इन कारणों की वजह से चाहे वो एसी सोर्स लो या डीसी सोर्स लो, चाहे वो आप डीसी सोर्स लो या एसी सोर्स लो, उसका एक इंटरनल क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा. ठीक है, तो वोल्टेज अपीयर्स या वोल्टेज अवेलेबल एट द टर्मिनल्स ऑफ वोल्टेज सोर्स. ये सपोज वोल्टेज सोर्स है और इसके ये दो टर्मिनल है ए और बी. ठीक है, ये दो टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज अपीयर्स होता है उस वोल्टेज को कहा जाता है टर्मिनल वोल्टेज. क्या कहा जाएगा इसको, टर्मिनल वोल्टेज. टर्मिनल वोल्टेज मतलब सिंपल कंसेप्ट है, टर्मिनल वोल्टेज. टर्मिनल मतलब दो वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज अपीयर्स होगा या अवेलेबल रहेगा उस वोल्टेज को कहा जाएगा टर्मिनल वोल्टेज. ठीक है, अब हमने ये केस आइडियल पकड़ी है. कैसी पकड़ी है, आइडियल. तो इसका मतलब है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0 है. लेकिन अगर हमारा प्रैक्टिकल सोर्स है, ठीक है, तो उस प्रैक्टिकल सोर्स में क्या रहेगा, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा. ठीक है, मान लो कि यह ऐसा हमारा प्रैक्टिकल सोर्स है, ये हमारा जनरेटर है. ठीक है, और यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज लेना है.
ठीक है, इन दोनों टर्मिनल के बीच। ठीक है, ये इसका इंटरनल इम्पेडेंस कितना, रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल इम्पेडेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द जनरेटर, जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, ये टर्मिनल